Dear students of class 12th, today I am going to teach you topic Coulomb's law in chapter electrostatics. So I am going to upload first video on my YouTube channel Amazing Physics Tutor. इस चैनल के ऊपर मैं आपको एट फर्स्ट Coulomb's लॉ से स्टार्ट कर रहा हूं और यहाँ से हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे, Coulomb's लॉ पढ़ेंगे. दिस चैनल स्पेशली फॉर द बोर्ड क्लासेस एज वेल एज फॉर द नीट एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IIT JEE ऑल्सो. तो इस चैनल पर सबसे पहले हम आज फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, दैट इज Coulomb's लॉ. तो लेट अस स्टार्ट. तो एट फर्स्ट हमें ये समझना है कि Coulomb's लॉ होता क्या है. तो Coulomb's लॉ में हम दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस लेते हैं. हमें दो चार्जेस लेना है, Q1 एंड Q2. ये दोनों चार्जेस जो होंगे ये पॉइंट चार्जेस हैं, यानी एक पॉइंट पर ये सिचुएटेड हैं. बोथ आर सिचुएटेड एट ए पॉइंट. तो अगर उनके बीच का डिस्टेंस r हो तो अकॉर्डिंग टू Coulomb's लॉ, according to it, the electrostatic force of attraction और रिपल्शन, यानी ये अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है. जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होता और एक नेगेटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट करते. तो अकॉर्डिंग टू इट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, हम इसको बोल सकते हैं टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. तो इसमें दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं और जो फोर्स होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है, प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इन दोनों कॉम्बिनेशंस, इन दोनों को रिलेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो आफ्टर कंबाइनिंग F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या F इक्वल टू हम लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट लगा देंगे K Q1 Q2 बाई, ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ पर ये जो कांस्टेंट K है इसको बोलते हैं Coulomb's कांस्टेंट. तो जो Coulomb's लॉ का फॉर्मूला हो गया वो फॉर्मूला हो गया F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. इसको हम बोलते हैं Coulomb's लॉ. अगर ये दोनों चार्जेस मान लो लाइक नेचर के हैं, एग्जाम्पल के लिए आप समझ चुके होंगे यहाँ से Coulomb's लॉ का स्टेटमेंट. तो एक बार मैं ये आपको समझा देता हूँ कि if
यहां पर दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हो, सिमिलर हो, इफ बोथ चार्जेस आर सिमिलर, मतलब एक जैसे हों, या तो दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी ये रिपेल करेंगे, यानी इनका जो प्रोडक्ट होगा वो Q1 और Q2 इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहां पर ये हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। और अगर इफ बोथ चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक, तो अनलाइक होने पर क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी लेस देन 0, यानी नेगेटिव आएगा। तो रिपल्शन हम बाहर की तरफ दिखाते हैं ऐसे, और अट्रैक्शन हम अंदर की तरफ दिखाते हैं। तो यहां पर जो फोर्स वर्क करेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये था Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब, इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स बोथ चार्जेस आर सिमिलर, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। तो नेगेटिव चार्जेस भी रिपेल करेंगे, और वैसे ही यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ में K को हमें क्या कहना होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो F का फॉर्मूला आया था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पर हम K को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, और कूलम्ब्स कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंसीडर्ड, यानी कौन सा सिस्टम है, SI है या CGS है, और दूसरा है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के बीच मीडियम कैसा है। तो इस आधार पर F जो है इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर को हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं, और K को लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन फॉर ए मीडियम। किसी मीडियम के लिए हम K की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन रख देंगे, अदर देन एयर या वैक्यूम को छोड़कर। तो एप्सिलॉन को यहां बोलते हैं परमिटिविटी, ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। तो अगर हम यहां पर K के प्लेस पे वैल्यू रख दें तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फॉर ए मीडियम। किस मीडियम के लिए, अदर देन एयर और वैक्यूम। तो ये है कूलम्ब्स लॉ फॉर ए मीडियम। अगर वो मीडियम इसके अलावा कोई मीडियम हो अदर देन, मतलब वैक्यूम और एयर, यानी फॉर वैक्यूम और एयर, इसके लिए हम
एप्सिलॉन के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट रख देंगे तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हम बोलेंगे इसे F नॉट, यानी अगर दो चार्जेस के बीच का मीडियम एयर है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर अदर मीडियम के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम यहां से एप्सिलॉन का डेफिनेशन भी दे सकते हैं, या एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम एक कांस्टेंट कह सकते हैं, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जा सकता है। तो यहां से हम अंदर सीजीएस सिस्टम के अंदर F इक्वल्स टू कूलम्स लॉ होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ हम K को सीजीएस सिस्टम के अंदर 1 रखते हैं तो सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सीजीएस सिस्टम के लिए हम यूटिलाइज करेंगे। और एसआई सिस्टम के लिए तो अभी हमने पढ़ लिया है, F इक्वल्स टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। तो F इक्वल्स टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू आती है, सॉल्व कर दें तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.856 × 10⁻12 कूलम, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का अब हम रेशो पढ़ रहे हैं। तो F और F नॉट का एक रेशियो लिया जा सकता है जिससे हम रिलेटिव परमिटिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो वी कैन राइट हियर F नॉट बाई F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसमें से 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर F ऊपर चला जाएगा और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। तो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देते हैं। Q1 Q2 आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और इसमें बच जाएगा F नॉट बाई F इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन ए मीडियम, या फिर बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है। तो ये था कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ में हमने फोर्सेस का एक रेशियो निकाल दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। अब इसमें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या बताता है? जैसे यहाँ पर
दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मान लिया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 F12 है और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F21 है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा r12 इनिशियल से फाइनल की तरफ, इसके अपोजिट यूनिट वेक्टर होगा r21। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 अगर हम लिखते हैं तो वो हो जाएगा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम मीडियम यहाँ पर एयर ले रहे हैं, यहाँ पर जो मीडियम है दोनों चार्जेस के बीच का वो एयर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कि R12 है। तो R12 चाहे R12 लिखें चाहे R21 लिखें, दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो R के बराबर आएगा। तो हम सीधे लिख सकते हैं बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर इधर क्या दिखा रखा है R12। तो ये हो गया आपका फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली इसी तरीके से फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 अगर हम लिख दें तो F21 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वह है R21। तो इस तरीके से दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन फोर्सेस की सहायता से। तो अगर हम इनको देखें ध्यान से तो दोनों यूनिट वेक्टर्स R12 और R21 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं सिंस R12 इक्वल्स टू माइनस R21, इसको यूज कर सकते हैं यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसको आप यूज कर दो जो फर्स्ट इक्वेशन था। तो यहां से हो जाएगा वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और माइनस साइन के साथ यहाँ आ जाएगा R12। R12 के जगह पे माइनस R12 रख देंगे, एंड ये जो पूरी वैल्यू है वो F21 की है। यहाँ से आप देख लो सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ मिल गया हमें वेक्टर F12 इक्वल्स टू माइनस F21। तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, बस केवल डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is an action reaction force, इसको हम कह सकते हैं, इसका रिजल्ट ये है, यही कंक्लूजन है। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जब दो चार्जेस के ये सेंटर के अलोंग लगने वाला फोर्स है, तो हम इसे सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये इस्टेब्लिश करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है, या फिर हम इसे सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने यहीं तक पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ क्या था, एक कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और उसके बाद हमने पढ़ा
Coulomb's law in vector form. तो send your doubts और comments in comment box. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर. वी विल स्टडी द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक Coulomb's law and Coulomb's law in vector form. Thank you.